इतिहास आप सबको जानना चाहिए। तो रवि नारायण रेड्डी जो पार्टी के नेता थे और उस आंदोलन के चैंपियन थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और इतना वोट जनता ने दिया उनको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बहुत पॉपुलर लीडर थे और देश के प्रधानमंत्री थे, उनसे ज्यादा वोट रवि नारायण रेड्डी को उससे ज्यादा मिला। और जो जिला था वो 13 सीटों विधानसभा सीटों का जिला था। 13 की 13 सीट कम्युनिस्ट पार्टी ने इस हंसुआ बाल के सिंबल पे जीती थी वहां पे। ये उसका जलवा था। हमारे नेता, हमारे पूर्वज आपके कुछ तो पार्टी बंटवारे के बाद बसपा में चले गए, सीपीएम में चले गए थे, लेकिन हमारी पार्टी के लास्ट तक जो हमारी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी थे सी राजेश्वर राव, सीपीएम के बासु पुनैया, सुंदरैया, इन तमाम लोगों ने हथियार बंद क्रांति में उसमें हिस्सा लिया था। और पटेल ने उस जमाने में कहा था कि एक भी कम्युनिस्ट जिंदा रहेगा तो तब तक मैं चैन की जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं जंगलों में वो आग लगाते थे, आदिवासियों को प्रताड़ित करते थे। जो आदिवासी खाना लेके उनको जाते थे, पहुंचाते थे, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। और जब वो भी बंद हो गया तो बंदर और दूसरे जानवरों के गोश्त खा के ये लोग जिंदा रहे। ये कुर्बानी हमारे साथियों की है। ऐसे कुर्बानी की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे लड़े हमारे लोग और अपनी जिंदगी की आहुति दी। और उसी का नतीजा अभी खम्भम में जो पार्टी की ये जो 7 साल तकरीबन ने मनाया था, जो उत्सव मनाया था, उसका जो समापन हुआ था, तो खम्भम में एक रैली हुई थी, 3 लाख आदमियों की रैली हुई थी। उसमें जो प्रतिनिधि, क्यूबा के प्रतिनिधि आए थे, फिलिस्तीन के प्रतिनिधि आए थे और दूसरे देशों के जो लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने कहा कि हमें नहीं जानकारी थी कि इतना ग्रास रूट पे कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में काम करती है और इतने लोग हैं। पूरा मैदान लाल लाल हो गया था, जहाँ तक निगाह जाती थी लाल ही झंडा दिखाई देता था। बहुत बड़ी रैली वहाँ हुई थी और उसका नतीजा ये निकला कि आंध्र प्रदेश के कई नगर पालिकाओं पे कम्युनिस्ट पार्टी ने अकेले, जबकि वामपंथी मोर्चा भी स्थापित नहीं हुआ था, सीपीएम भी लड़ रही थी, लेकिन सीपीआई को लोगों ने इज्जत दी और वहाँ पे पूरा का पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी कम्युनिस्ट पार्टी की कब्जे में रहेगी। दोस्तों और साथियों, आज बहुत सारी समस्याएं हैं और दिनों की तरह और सालों की तरह इस वक्त जो संकट है उससे बिल्कुल अलग ही संकट है। वैसा नहीं है जैसे और सालों में था। इसलिए कि हमारे देश में जो सत्ता 2014 में मिली वो एक फासिस्ट पार्टी और फासिस्ट लीडर को, जिसे खुद अमेरिका ने एक तरीके से बढ़ावा दिया, उसको आगे बढ़ाया। मैं उसके बारे में बात करूंगा, नरेंद्र मोदी को। और इनको सत्ता मिली और इन लोगों ने पूरा चेंज करके फासिज्म की ओर, अधिनायकवाद की ओर ये लोग जा रहे हैं। अब चीजें छन के आ रही हैं कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो बहुत टाइम टू टाइम जल्दी वो अमेरिका जाते थे। अब ये भी चीजें आ रही हैं छन के कि अमेरिका ने इनको तैयार किया था कि देर सवेर इनको सत्ता लेना है यहाँ पे। और मैं बताऊं कि CIA के फिलिप एगी CIA के डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने जब रिजाइन किया और यहाँ से ब्रिटेन गए और वहाँ पे किताब लिखी CIA डायरी, उसमें फिलिप एगी ने लिखा है कि बहुत सालों पहले जिस देश पे अमेरिका की नज़र होती है, हम वहाँ सत्ता परिवर्तन में किस नेता को हमें सत्ता पे बिठाना है, इसकी तैयारी हम करते हैं। और हम ये भी अनुमान लगाते हैं कि वो नेता कब मरेगा। हमने ऐसे काम किए हैं कि उनके वॉशरूम से उनका स्टूल जो है, जो पकाना है, वो हमने अपने एजेंट से चोरी कराया है और उसकी बायोकेमिस्ट्री हमने कराई है कि कोई रोग तो ऐसा नहीं है जो जल्दी मरेंगे, और बहुत माइन्यूटली हमने किया। और उसके बाद हम दूसरे नेता को तैयार कराते हैं और उस देश में पैसा दे के अपोजिशन पार्टियों को हम कुचलते हैं, हथियार वहाँ पे उनके खिलाफ प्रचार अभियान चलाते हैं। और CIA, हम उस वक्त तक जब नासिर मारे गए वहाँ पे, नासिर जब मरे, जिन्होंने स्वेज कैनाल पे अमेरिका को चैलेंज करके बंद किया था, साम्राज्य में बड़ा हमला था, तो उस वक्त अमेरिका के CIA के लोग बैठे थे और अनवर सादात को जब तक वो प्लांट नहीं लगे वहाँ से हटे नहीं। और अनवर सादात जैसे ही सत्ता में आया
उन्होंने वहाँ पे फिर ये जो अकॉर्ड हुआ, जो समझौता हुआ इसराइल के साथ, उन्होंने इसराइल के साथ एक समझौता सराहत से करवाया। तो कहाँ पे जो हिंदुस्तान में जो सत्ता इस वक्त है, ऐसे ही लोग सत्ता में आए हैं जिन्होंने हिटलर के यहाँ से ट्रेनिंग ली है। ये तो ट्रेनिंग लेने नहीं गए थे, लेकिन इनके लोग गए थे। आरएसएस ने इनको भेजा था कि जाके ट्रेनिंग लेके आओ। 1925 में आरएसएस बनी थी। यही वो साल है जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी 1925 में बनी, और नागपुर में इनका हेडक्वार्टर है। यहाँ से लोगों ने, चूंकि इनकी विचारधारा एक फासिस्ट विचारधारा थी, इनके जितने लोग हैं, चाहे गोलवलकर हो या दूसरे लोग हों, सबने जो बुक्स लिखे हैं, जो लेख लिखे हैं, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि वो किस तरह की सत्ता इंडिया में चाहते हैं। वो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, वो इस संविधान के खिलाफ हैं हमारे देश में। और जब सत्ता मिल रही थी 14 अगस्त को, ऑर्गेनाइजर जो मुखपत्र है आरएसएस का, उसमें लिखा कि कुछ लोग हमारे हाथ में तिरंगा पकड़ाने वाले हैं, देश आजाद होने वाला है, 3 रंग तो अपने आप में अशुभ होता है, हमारा तो भगवा झंडा है, हम भगवा झंडा लेंगे। और संविधान जब अम्बेडकर साहब ने दिया, जब संविधान मंजूर हुआ संविधान सभा में, तो भी इनके कमेंट और लेख ऐसे आए वहाँ पे कि उससे ये स्पष्ट हो गया कि ये संविधान को नहीं मानते। और आज भी वही बोली है सारे लोगों की, ऐसा नहीं है कि संविधान को खत्म कर देंगे। जान लीजिए, डेमोक्रेसी नाम के लिए रहेगी, इसलिए कि वो ये इल्जाम नहीं लेना चाहते कि हम पूरे संविधान खत्म करेंगे। हिटलर जब सत्ता में आया तो उसने संविधान को खत्म नहीं किया, डेमोक्रेसी को बहाल किया, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे संशोधन उसने किए हिटलर ने कि उससे उनका मामला पूरा हुआ है। 19